सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों के समूह में कब शामिल हुआ? जो सोवियत संघ है वह मित्र राष्ट्र, तो सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों के समूह में कब शामिल हुआ है? तो यह शामिल हुआ है 1941 में। कब शामिल हुआ है? 1941 में, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर बात करें एडोल्फ हिटलर का जन्म कब हुआ था? तो एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ 20 अप्रैल 1889 एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्न में से कौन जैन साहित्य नहीं है? कौन जैन साहित्य नहीं है? तो इसमें से कौन जैन साहित्य नहीं है? तो ध्यान रखिएगा कि जो दिव्यवादान है, दिव्यावदान जो है यह जैन साहित्य नहीं है। वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें कि निम्न में से कौन नवपाषाण कालीन स्थल है? नवपाषाण कालीन स्थल है, तो नवपाषाण कालीन स्थल में हो जाएगा कि जो मेहरगढ़ है या बेलन घाटी है, मेहरगढ़, बेलन घाटी, चिरांद और कोल्डिहवा, इसमें से सभी के सभी क्या है? तो यह नवपाषाण कालीन स्थल है। सभी के सभी नवपाषाण कालीन स्थल है, चाहे वो मेहरगढ़ हो, बेलन घाटी हो, चिरांद हो या कोल्डिहवा हो, सारे के सारे नवपाषाण कालीन स्थल हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, तो इसमें मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ वेदांग दिया हुआ है और दूसरी तरफ अर्थनिहित प्रयोजन कि किसका क्या मतलब होता है। तो अगर हम बात करें कि निरुक्त से क्या होता है? तो निरुक्त, ध्यान रखिएगा, भाषा विज्ञान। निरुक्त क्या चीज को बताता है? भाषा विज्ञान को बताता है, भाषा विज्ञान को बताता है। वहीं बात करें कल्प का, कल्प क्या है? तो कल्प कर्म कांड है। कल्प का अर्थ क्या है? तो कर्म कांड होता है। वहीं शिक्षा का बात करें तो शिक्षा क्या है? तो शिक्षा उच्चारण विधि है। शिक्षा क्या है? उच्चारण विधि है, उच्चारण विधि है। और ज्योतिषी का बात करें तो ज्योतिषी का अर्थ है भाग्य फल। क्या है? भाग्य फल। तो इस तरीका से 5वां का आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 का आंसर हो जाएगा बी। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में है निम्न में से कौन सा लेखक सिकंदर के साथ आया था? सिकंदर के साथ आया था। तो देखिए निरियाकस और ओनेसिक्रिटस ये दोनों के दोनों जो है यह सिकंदर के साथ क्या हुआ था? भारत आया था। सिकंदर के साथ भारत आया था। सिकंदर के साथ भारत आया था। तो याद रखिएगा यहाँ ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। तो सिकंदर के साथ ये दोनों लोग भारत आए थे, निरियाकस और ओनेसिक्रिटस। वहीं बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का, निम्न चीनी यात्रियों के भारत आगमन का काल क्रमानुसार सजाइए। काल क्रमानुसार आरोही क्रम में सजाना है। तो आरोही क्रम में सजाएं। देखिए आरोही क्रम में अगर देखें तो पहला ए सबसे फाहियान, कौन आया? फाहियान आया। फाहियान के बाद, फाहियान 5वीं सदी के प्रारंभ में ही आया था। तो फाहियान के बाद सुंग्यून, और सुंग्यून के बाद हेनसांग, और हेनसांग के बाद इत्सिंग, हेनसांग के बाद इत्सिंग आया। तो इस तरीका से ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले कौन आया? फाहियान आया। फाहियान के बाद सुंग्यून आया, सुंग्यून के बाद हेनसांग आया, और हेनसांग के बाद इत्सिंग आया। क्वेश्चन नंबर 8 का बात करें कि पुस्तक तहकीके हिंद के लेखक कौन है? तो पुस्तक तहकीके हिंद के लेखक है अल-बरूनी। कौन है? अल-बरूनी, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वह कौन हो जाएगा? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का बात करें कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों एवं उनके सिद्धांतों को सही सुमेलित कीजिए। तो अगर भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों का बात करें तो शंकराचार्य का अगर देखें तो ये हो जाएगा अद्वैतवाद। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो शंकराचार्य ने
अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। वहीं रामानुजाचार्य का बात करें तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिए थे। गुरु नानक का बात करें तो गुरु नानक क्या हो जाएंगे, तो गुरु नानक जो है एकेश्वरवाद का, गुरु नानक किसके बारे में बताएं, एकेश्वरवाद के बारे में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। और माधवाचार्य किसके बारे में बताए थे, तो माधवाचार्य द्वैतवाद के बारे में, किसके बारे में, द्वैतवाद के बारे में बताए थे। तो इस तरीका से 10 का क्या हो जाएगा, 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, मराठा शक्ति के उदय का प्रमुख कारण क्या था। मराठा शक्ति के उदय का प्रमुख कारण क्या था, तो याद रखिएगा, जाति, भाषा, धर्म पर आधारित एकता, राजनैतिक जागृति, भौगोलिक सुरक्षा, इस सारे के सारण कारण मराठा के उदय का क्या था, एक तरीका से प्रमुख कारण था। इस तरीका से ध्यान रखिएगा। वहीं 12 नंबर का बात करें, दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक इकाई और उनके प्रमुख अधिकारियों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं में अगर बात करें तो देखिए, इक्ता और इसके जो अधिकारी हैं उनको क्या बोला जाता था, उनको बोला जाता था मुक्ति। क्या बोला जाता था, मुक्ति बोला जाता था। तो यह तो सही है। सिख क्या बोला जाता था, तो सिख जो प्रशासनिक इकाई है उसको सिकदार बोला जाता था, अधिकारी को क्या बोला जाता था, सिकदार बोला जाता था। वहीं जो परगना है, परगना के प्रमुख को चौधरी नहीं बल्कि आमिल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, आमिल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो परगना के अधिकारी को आमिल कहा जाता था। और गांव के अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो मुकद्दम। क्या कहा जाता था, मुकद्दम कहा जाता था। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें सही सुमेलित कौन नहीं है, तो यहाँ जो ऑप्शन सी है, सी जो है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि परगना के अधिकारी को आमिल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, आमिल कहा जाता था, न कि चौधरी। वहीं अगर क्वेश्चन नंबर 13 का बात करें तो यहां पर एक तरफ सूची दिया हुआ है और दूसरे तरफ सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ स्वतंत्र राज्य और दूसरे तरफ उस स्वतंत्र राज्य के संस्थापक दिए हुए हैं। जैसे बंगाल, तो बंगाल के संस्थापक कौन है, मुर्शिद कुली खां। स्वतंत्र बंगाल के संस्थापक कौन है, मुर्शिद कुली खां है। वहीं अवध स्वतंत्र राज्य जब अवध बना तो स्वतंत्र अवध के संस्थापक कौन है, तो स्वतंत्र अवध के संस्थापक हैं सआदत खान। कौन है, सआदत खान। वहीं हैदराबाद के संस्थापक कौन है, चिनक्लीज खां। कौन है, चिनक्लीज खां। और केरल का अगर बात करें तो मार्तन वर्मा। कौन है, मार्तन वर्मा। इस तरीका से 13 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 13 का आंसर हो जाएगा बी। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का बात करें, निम्नलिखित में से किसने भारतीय रेलवे के विकास के बारे में कहा था, कि भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास पर खुश होना ऐसा ही है जैसे दूसरे की पत्नी के अलंकार को देखकर खुश होना। फिर से एक बार देखते हैं स्टेटमेंट, कि किसने कहा था कि भारतीय रेलवे के विकास के बारे में, किसके बारे में, भारतीय रेलवे के विकास के बारे में किसने कहा था कि भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास पर खुश होना ऐसा ही है जैसे दूसरे की पत्नी के अलंकार को देखकर खुश होना है। यह स्टेटमेंट दिया गया था किसके द्वारा, तो ध्यान रखिएगा यह जो स्टेटमेंट था सी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो यह स्टेटमेंट याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा
क्या अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी की तथा जिहाद का नारा दिया था। 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी की तथा जिहाद 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 का नारा दिया था। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो मौलवी अहमदुल्ला। कौन है? मौलवी अहमदुल्ला। ऑप्शन डी याद रखिएगा, मौलवी अहमदुल्ला। इसने फतवा जारी किया था अंग्रेजों के विरुद्ध और जिहाद का नारा दिया था। वहीं अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करेंगे तो देखिए, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने स्वयं को, किस समाज सुधारक ने स्वयं को कृष्ण, कृष्ण का अवतार तथा एक और पैगंबर घोषित था। तो निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने स्वयं को कृष्ण का अवतार तथा एक और पैगंबर घोषित किया था? तो याद रखिएगा वह था मिर्जा गुलाम अहमद। कौन था? मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद का नाम याद रखिएगा। वहीं अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 का बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 का बात करें तो 17 में है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई महिला रेजिमेंट का नाम क्या है? तो जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महिला रेजिमेंट बनाया गया था, उस महिला रेजिमेंट का नाम क्या है? तो उस महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो याद रखिएगा रानी झांसी रेजिमेंट। रानी झांसी रेजिमेंट था। तो याद रखिएगा इस बात को कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो महिला रेजिमेंट बनाया गया था उसका क्या नाम था? रानी झांसी रेजिमेंट नाम था। इस बात को ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के लिए ब्रिगेडों की स्थापना की, जिसका नाम सुभाष ब्रिगेड रखा गया, नेहरू ब्रिगेड रखा गया तथा गांधी ब्रिगेड भी रखा गया था। और एक रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व कैप्टन कौन किया था? तो लक्ष्मी स्वामीनाथन ने किया था। याद रखिएगा, तो रानी झांसी रेजिमेंट का नाम। वहीं बात करें कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो याद रखिएगा कि कांग्रेस के जो आधिकारिक वार्ताकार थे वह कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना आजाद। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को राजद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा था? किसने कांग्रेस को राजद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा था? तो याद रखिएगा कि यह जो था लॉर्ड डफरिन। कौन? लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को राजद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा था। वहीं अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 20 का अंतरिम सरकार, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि अंतरिम सरकार जो 1946 में बना था, तो अंतरिम सरकार 1946 में के उपाध्यक्ष ध्यान रखिएगा, उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। तो अंतरिम सरकार जो बना था 2 सितंबर को 1946 में, उसका उपाध्यक्ष कौन था उसका? तो जवाहरलाल नेहरू थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। और लॉर्ड बेवल इसके अध्यक्षता कर रहे थे, अंतरिम सरकार का लॉर्ड बेवल अध्यक्षता कर रहे थे और उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे अंतरिम सरकार का। वहीं क्वेश्चन नंबर 21 देखें तो क्वेश्चन नंबर 21, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 का बात करें कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो जो भी देश का उपराष्ट्रपति होगा वह क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 22 का बात करें कि जो 73वां संविधान संशोधन, कौन? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वां संविधान में आपको ध्यान रखना है कि 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 74वां संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। यह 11वीं अनुसूची पंचायती राज से है और 12वीं नगर पालिका से संबंधित है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम लोग चलें क्वेश्चन नंबर 23 के तरफ से,
23 की तरफ। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का उल्लेख है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49। वहीं अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 24 का, तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हस्तांतरण, यानी राष्ट्रपति हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के हस्तांतरण का आदेश किनके परामर्श के बाद जारी करता है? किनसे जब परामर्श कर लेते हैं राष्ट्रपति, तब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के हस्तांतरण का आदेश जारी करते हैं? तो याद रखिएगा कि 24 में क्या हो जाएगा? तो डी, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश से, चीफ जस्टिस से। मतलब कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का हस्तांतरण करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रपति को यह जो अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 222 के तहत, अनुच्छेद 222 के तहत प्रेसिडेंट को यह अधिकार मिला हुआ है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 का, तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है देखिएगा कि 79 देखिए, तो 79 किससे है? संसद के गठन से है। संसद के गठन किस अनुच्छेद में है? 79 में है। लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का जो पद है वह कितना आर्टिकल में है? 93, अनुच्छेद 93 में है। वहीं संसद का सचिवालय का चर्चा अनुच्छेद 98 में है। संसद का सचिवालय अनुच्छेद 98 में है। संसद के सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, तो संसद के सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते 99 आर्टिकल अनुच्छेद 99 से नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 99 का संबंध सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण से है। सदस्यों द्वारा किससे है? शपथ ग्रहण से है। किससे है? शपथ ग्रहण से है, वेतन एवं भत्तों से नहीं है। संसद सदस्यों के शपथ ग्रहण से संबंधित है अनुच्छेद 99, शपथ से संबंधित है अनुच्छेद 99, वेतन एवं भत्तों से नहीं है। इस तरीका से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। वहीं अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 26 का, तो क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 26 का बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि निर्वाचन से संबंधित उपबंधों की व्याख्या भारतीय संविधान के किस भाग में की गई है? तो निर्वाचन से संबंधित उपबंधों की व्याख्या भारतीय संविधान के किस भाग में की गई है? तो हम जानते हैं कि हमारे संविधान में टोटल 22 भाग हैं और इसमें जो भाग 15 है, तो जो भाग 15 है इसमें निर्वाचन संबंधित उपबंधों की व्याख्या की गई है। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक में निर्वाचन से संबंधित उपबंधों का उल्लेख किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। 324 से 329 अनुच्छेद 324 से 329 तक। वहीं क्वेश्चन नंबर 27 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 27 अगर देखिएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह जब होगा तो तभी जाकर के क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा होगा कब? जब सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया है? तो याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978। कब? 1978
1948 में। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में यह जोड़ा गया कौन सा शब्द? सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, कि सशस्त्र विद्रोह होगा तभी जाकर के क्या हो जाएगा, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 28, भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी, अगर भारत के महान्यायवादी का बात करें तो जो भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है, कौन सा कथन सही नहीं है, असत्य है? तो भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का अगर बात करें तो देखिए, कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित नहीं है। क्या बोल रहा है? कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित नहीं है, ऐसा कोई बात, ऐसा कार्यकाल क्या है, संविधान द्वारा निश्चित नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। यह बात असत्य है, ऐसा नहीं है, यह बात सही है कि कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित नहीं है, यह बात सही है, यह असत्य नहीं है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता, उच्चतम न्यायालय में मतलब सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता कौन है? तो यही भारत के महान्यायवादी होते हैं। मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। वहीं अगर हम लोग देखें, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार का अधिकार नहीं, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में यह भाग ले सकते हैं, लेकिन इनके पास वोट का अधिकार नहीं है, वोट का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे असत्य पूछा है, तो यही हो जाएगा क्या? असत्य हो जाएगा, यह स्टेटमेंट गलत है, वोट के अधिकार उनके पास नहीं होता है। वहीं केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है, केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है, ये भी बात सही है, केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है महान्यायवादी। तो इस तरीका से ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, जो कि हमारा सही आंसर है। तो याद रखिएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 29 का अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 29, प्राणियों और पादपों, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता, प्राणियों एवं पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता हमको कहां पर देखने को मिलेगा? तो ध्यान रखिएगा कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में वहां पर हमको प्राणी भी बहुत तरह तरह के दिखाई देंगे, और पादपों की, प्लांट की भी हमको, यानी फ्लोरा और फाउना, फ्लोरा और फाउना हमको सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में ही देखने को मिलते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस तरीका से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 30 का बात करें कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड किस राज्य में पाई जाती है? तो दूसरी बड़ी जनजाति गोंड किस राज्य में पाई जाती है? तो याद रखिएगा कि गोंड जो पाई जाती है मध्य प्रदेश में। कहां पाई जाती है गोंड जनजाति? यह दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? गोंड है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वहीं पर तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? तो सबसे ज्यादा जो भारत में जनजाति पाया जाता है वो कौन है? भील जनजाति है, और गोंड जनजाति दूसरे नंबर पे है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वहीं अगर क्वेश्चन नंबर 31 देखें, क्वेश्चन नंबर अगर 31 देखें तो 31 में कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? देखिए, श्रीनगर क्या बोल रहा है कि श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है, सही है, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे सही है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे है, सही है। बरेली क्या है? सरयू नदी के किनारे है, यही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है। बरेली जो है, बरेली जो सुमेलित है वह किस नदी के किनारे? तो रामगंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रामगंगा नदी के किनारे कौन सुमेलित है? तो यह बरेली है, किनारे स्थित है। वहीं लुधियाना, तो लुधियाना कहाँ? सतलज नदी किनारे स्थित है, सही है। तो इस तरीका से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह सही सुमेलित नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर 32, अगर क्वेश्चन नंबर 32 का बात करें कि शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होने का क्या कारण है?
उत्तर पश्चिम भाग में। तो उत्तर पश्चिम भाग में जो बारिश का कारण है वो पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टरबेंस, वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में क्या होता है, बारिश होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण। वहीं क्वेश्चन नंबर 33 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 33 का अगर हम लोग बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किस जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। तो यह एक बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। तो याद रखिएगा जिब्राल्टर का नाम, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर को भूमध्य सागर का कुंजी कहा जाता है। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर का क्या कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 34 का बात करें कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो, ओजेस डेल सलाडो किस पर्वतमाला में स्थित है, ओजेस डेल सलाडो किस पर्वतमाला में स्थित है। तो एंडीज पर्वतमाला में, किस में है, एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। वहीं अगर हम लोग बात करें सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, एक तरफ राज्य है और एक तरफ खनिज उत्पादक क्षेत्र है, एक तरफ राज्य है और एक तरफ खनिज उत्पादक क्षेत्र है। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 35 का तो देखिएगा उड़ीसा, उड़ीसा जो राज्य है यहाँ पर खनिज उत्पादक क्षेत्र का अगर बात करें तो उड़ीसा में आप ध्यान रखिएगा कोरापुट, उड़ीसा में एक जगह है कोरापुट, यह खनिज उत्पादक क्षेत्र है। तो कोरापुट कहाँ है, उड़ीसा में, कोरापुट कहाँ है, उड़ीसा में। अगर हम बात करें कि जो कर्नाटक में, तो कर्नाटक में जो बेल्लारी है यह कहाँ है, कर्नाटक में है, बेल्लारी कहाँ है, कर्नाटक में है। वहीं अनंतपुर का बात करें कि अनंतपुर कहाँ है, तो अनंतपुर जो है यह आंध्र प्रदेश में है। अनंतपुर कहाँ है, तो यह आंध्र प्रदेश में, अनंतपुर कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। और कच्छ की खाड़ी तो आप लोग जान ही रहे हैं कहाँ है, गुजरात में है, कहाँ है, गुजरात में है। तो इस तरीका से हम लोग देखेंगे कि 35 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस तरीका से बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 का बात करें कि क्वेश्चन नंबर 36, अगर 36 का बात करेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। तो देखिए ला नीना भारतीय मानसून को कमजोर बनाती है, ला नीना भारतीय मानसून को कमजोर बनाती है। और एल नीनो का भारतीय मानसून पर प्रभाव के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है, सूखे की स्थिति क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो यहां पूछा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा सही नहीं पूछा है। तो याद रखिएगा कि ला नीनो भारतीय मानसून को कमजोर नहीं बल्कि क्या बनाती है, मजबूत बनाती है, क्या बनाती है, मजबूत बनाती है। इसका मतलब केवल एक याद रखिएगा यही सही नहीं है। बाकी जो एल नीनो है, ला नीनो भारतीय मानसून के भारत में समान अधिक वर्षा होती है, तो ला नीनो मजबूत बनाती है, ला नीनो क्या करती है, मजबूत बनाती है। और जो एल नीनो है, एल नीनो का भारतीय मानसून पर प्रभाव के कारण सूखे का स्थिति उत्पन्न होता है। ए पॉइंट क्या है, सही है, ए सही है, तो ए सही है। इस तरीका से ध्यान रखिएगा कि इसका सही नहीं पूछा है, तो ला नीनो भारतीय मानसून को कमजोर नहीं मजबूत बनाती है। तो इस तरीका से 36A का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 बोले या 37 देखें तो 37 में अगर हम लोग देखें कि निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का कार्य नहीं है, RBI का कार्य नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें राजकोषीय नीति का संचालन करना, यह जो राजकोषीय नीति का जो संचालन करना है यह RBI का काम नहीं है। राजकोषीय नीति का संचालन करना RBI का काम नहीं है। राजकोषीय नीति, इसमें राजकोषीय नीति एक तरीका से समझिएगा कि यह सरकार के अंतर्गत आता है, जिसमें
टैक्स का संग्रह करना, लोक व्यय, सार्वजनिक ऋण के माध्यम से देश की आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। तो सब गवर्नमेंट के द्वारा ये सब निर्णय लिया जाता है। लेकिन आरबीआई का कौन कौन सा कार्य है? तो मौद्रिक नीति का संचालन करना आरबीआई का काम है। विदेशी मुद्रा के संरक्षक के रूप में कार्य करना आरबीआई का काम है। मुद्रा का निर्गमन करना आरबीआई का काम है। लेकिन राजकोषीय नीति का संचालन करना आरबीआई का कार्य नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस तरीका से ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 38 का बात करें, क्वेश्चन नंबर 38 का बात करें कि देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है? तो देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है? तो उसको ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण बोलते हैं। तो वैश्वीकरण दुनिया भर में लोगों, कंपनियों और देशों के बीच तेजी से एकीकरण और बातचीत का क्या है? एक तरीका से प्रक्रिया है। दूसरे शब्द में हम ये भी समझ सकते हैं कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या हो जाएगा? तो विश्व अर्थव्यवस्था से भारतीय अर्थव्यवस्था को जोड़ना, विश्व अर्थव्यवस्था से भारतीय अर्थव्यवस्था को जोड़ना, इस तरीका से वैश्वीकरण, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 39 का बात करें तो 39 में देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी दर एवं मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध स्थापित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी दर एवं मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध स्थापित करता है? तो आप ध्यान रखिएगा कि यह हो जाएगा फिलिप्स वक्र। क्या हो जाएगा? फिलिप्स वक्र का नाम याद रखिएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 40, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये सब सवाल बहुत ही बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। कहाँ है? पेरिस में, याद रखिएगा, पेरिस फ्रांस का कैपिटल। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। वहीं क्वेश्चन नंबर 41 देखें कि केंद्रीय बजट 2025-26, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सरकार को विभिन्न मदों से होने वाली प्राप्तियों का अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम क्या है? तो याद रखिएगा, अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर का अगर बात करें अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम में देखिएगा कि उधार एवं अन्य देयताएं, उसके बाद आयकर, जीएसटी कर और निगम कर, इस तरीका से 41 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सरकार के विभिन्न मदों से होने वाली प्राप्तियों का अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम क्या है? यानी सबसे ज्यादा सरकार को प्राप्त किससे होता है? बजट में पैसा किससे, मतलब उसके पास आता है गवर्नमेंट के पास। तो उधार एवं अन्य देयता का बात करें तो उधार एवं अन्य देयता से 24%, कितना? 24%। वहीं आयकर से 22%। वहीं अगर जीएसटी से बात करें तो जीएसटी से 18%। अगर वहीं निगम कर से बात करें तो निगम कर से 17%। कितना परसेंट? 17%। इस तरीका से ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। वहीं अगर क्वेश्चन नंबर 42 का बात करें, यदि एक आदमी मैथ का क्वेश्चन है तो आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। वहीं अगर क्वेश्चन नंबर 43 भी मैथ का क्वेश्चन है तो सोल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 44 का बात करें, ये भी मैथ है तो सोल्व कर लीजिएगा। 45 मैथ है, सोल्व कर लीजिएगा। 46 हिंदी से क्वेश्चन है, 46 हिंदी का है कि 46 में है कि किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? तो याद रखिएगा कि यह जो ऑप्शन बी है, लड़के ने कहा एक वचन का प्रयोग हुआ है। उवाह पोह का पर्यायवाची क्या होता है? तो याद रखिएगा असमंजस होता है। क्या होता है? असमंजस होता है। उवाह पोह नहीं बोलते कि उवाह पोह में है, तो असमंजस में है, डायलेमा में है। वहीं क्वेश्चन नंबर 48 का बात करें तो इंग्लिश से क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम्स फ्रेज गिवन इन अंडरलाइन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है ही गोज हार्ड विथ वन एंड ऑल। ही गोज हार्ड विथ वन एंड
ऑल, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू बी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल होना, टू बी डिफिकल्ट, याद रखिएगा टू बी डिफिकल्ट। इस तरीका से हम लोग 48 का सी सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें 49 का, 49 में भी इंग्लिश है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स डैश डैश आई एम गोइंग टू वॉक माई डॉग, आई एम गोइंग टू वॉक माई डॉग। तो इस तरीका से ऑप्शन जो सी है इसमें नाउ, नाउ यहाँ हो जाएगा कि नाउ आई एम गोइंग टू वॉक माई डॉग। तो 50, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, रीजनिंग का क्वेश्चन है, सोल्व कर लीजिएगा, कि एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा कि आपकी माँ के पति की बहन मेरी चाची है, तो महिला व्यक्ति से किस प्रकार संबंध रखता है, तो ममेरी बहन का, ध्यान रखिएगा ममेरी बहन का। क्वेश्चन नंबर 51 अगर देखें तो ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 52 का बात करें कि बर्तन जिस तरह खाली से संबंधित है, बर्तन जिस तरह खाली से संबंधित है उसी तरह सीट से क्या संबंधित हो जाएगा, तो सीट से संबंधित हो जाएगा रिक्त, क्या हो जाएगा, रिक्त। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, बर्तन जिस तरह खाली से संबंधित है उसी तरह सीट से क्या संबंधित हो जाएगा, रिक्त संबंधित हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए है कि फूलदेई जो है, फूलदेई किस राज्य का प्रमुख उत्सव त्योहार है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड का फूलदेई किस राज्य का प्रमुख उत्सव है, तो उत्तराखंड का है, ध्यान रखिएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 54 का बात करें कि किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो यह जो किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ा है। वहीं क्वेश्चन नंबर 55 का बात करें, 55 का कि सात निश्चय, यह जो सात निश्चय टू में निम्न में से कौन शामिल नहीं है, सात निश्चय टू में क्या शामिल नहीं है, तो ध्यान रखिएगा आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, यह सात निश्चय टू में शामिल नहीं है, यह सात निश्चय 1 का हिस्सा था। आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार यह सात निश्चित 1 का हिस्सा था, 2 का हिस्सा नहीं था। तो सात निश्चय 2 का क्या क्या हिस्सा है, तो हर खेत तक पानी, यह सात निश्चय 2 का हिस्सा है। सुलभ संपर्कता, यह सात निश्चय 2 का हिस्सा है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, यह सात निश्चय 2 का है। लेकिन जो आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार यह सात निश्चय 1 का हिस्सा था, तो हमारा पूछा है कि सात निश्चय 2 में कौन शामिल नहीं है, तो यही शामिल नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यह सात निश्चय 1 का हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 56 के तरफ चले, मुजफ्फरपुर बम कांड। मुजफ्फरपुर जो बम कांड है, मुजफ्फरपुर बम कांड के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, असत्य पूछा है मुजफ्फरपुर बम कांड। तो देखिए मुजफ्फरपुर बम कांड में बोल रहा है कि मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को घटित हुई थी, यह सही है। मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 को हुई थी। वहीं बी ऑप्शन देखें कि इस घटना को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था, सही है। वहीं बात करें खुदीराम बोस के मुकदमे का वकालत कालिदास बसु कर रहे थे। खुदीराम बोस के मुकदमे का वकालत कालिदास बसु कर रहे थे, सही है, कर रहे थे। लेकिन यह जो शांति देवी को मुजफ्फरपुर बम कांड पर निबंध लिखने के कारण लंबी कैद की सजा दी गई, यह बात गलत है। क्योंकि यह जो शांति देवी हैं, शांति देवी को नवंबर 1907 में शांति नारायण ने इलाहाबाद से स्वराज नामक एक समाचार पत्र निकाला और इस समाचार पत्र में मुजफ्फरपुर बम कांड पर निबंध प्रकाशित करने के कारण शांति नारायण को लंबी कैद की सजा हुई थी, नहीं कि निबंध लिखने नहीं, प्रकाशित करने, क्या करने से, प्रकाशित करने के कारण उन्हें क्या हुआ था, लंबी कैद की सजा हुई थी। तो इस तरीका से कथन दी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। असत्य पूछा है तो हमारा आंसर
यही हो जाएगा डी ऑप्शन। तो इस तरीका से ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चंपारण एग्रीगेरियन समिति, चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी या समिति, तो चंपारण एग्रीगेरियन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो यह बहुत बार सवाल एग्जाम में पूछा है एफजी सलाई के बारे में, तो याद रखिएगा कि जो चंपारण एग्रीगेरियन समिति का अध्यक्ष कौन थे? एफजी सलाई थे। कौन थे? एफजी सलाई थे। इस तरीका से ध्यान रखिएगा। वहीं 58 नंबर बात करें कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा एनर्जी ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो किलोवाट है, यह जो किलोवाट है, किलोवाट ऊर्जा का मात्रक नहीं है, किलोवाट ऊर्जा का मात्रक नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। वाट हो गया, किलोवाट हो गया, मेगावाट हो गया, ये सब शक्ति का मात्रक है। क्या चीज का? शक्ति का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो यह किलोवाट को ध्यान रखेंगे। वहीं क्वेश्चन नंबर 59 देखें कि जो केतली होता है, केतली में पानी का गर्म होना किस चीज का उदाहरण है? केतली में पानी का गर्म होना संवहन यानी कन्वेक्शन का उदाहरण है। तो केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है? कन्वेक्शन का उदाहरण है, यानी संवहन का उदाहरण है। इस बात को ध्यान रखिएगा, संवहन का उदाहरण है। बी ऑप्शन याद रखिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, ओडोमीटर। यह जो ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। तो ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, दूरी को। ओडोमीटर से किसको मापा जाता है? दूरी को मापा जाता है ओडोमीटर से। इस चीज को ध्यान रखेंगे। वहीं अगर हम बात करें कि एक कुली 13 केजी के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है। एक कुली 13 केजी के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? तो उसके द्वारा हो जाएगा कितना? 195 जूल। 195 जूल। जो W बराबर क्या हो जाता है? mgh। तो W क्या हो जाएगा? भार हो गया, वेट हो गया, और m इंटू जी, mgh मतलब मास हो गया, ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी। तो उस तरीका से आप ध्यान रखिएगा। तो W बराबर mgh करके उस तरीका से बनाइएगा तो 195 जूल आपका आ जाएगा। वहीं अगर बात करें कि क्वेश्चन नंबर 62 का बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो 62 है, चंद्रमा के सतह के नजदीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही हो। बोल रहा है कि चंद्रमा के सतह के नजदीक से दो अलग अलग द्रव्यमान यानी मास की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही हो तो क्या होगा? तो याद रखिएगा कि जो चंद्रमा के सतह के नजदीक जब दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं गिर रही है तो किसी भी क्षण उसका वेग क्या होगा? समान होगा। किसी भी क्षण उनका जो वेग है क्या हो जाएगा? समान होगा। ध्यान रखिएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 63 का बात करें कि जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? मैक्सिमम होता है। वाटर का जो डेंसिटी है, घनत्व है, किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो यह क्या हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस पे। वहीं क्वेश्चन नंबर 64 का बात करें कि जो फोटोस्टेट वाला मशीन होता है, जो फोटोस्टेट का जो मशीन होता है, फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर कार्य करती है? तो जो फोटोस्टेट का मशीन है वह काम करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण पे। तो ध्यान रखिएगा कि जो फोटोस्टेट मशीन इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण तकनीक पे आधारित है। सभी इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉपियर इसी आधार पर कार्य करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस तकनीक को जेरोग्राफी भी कहा जाता है। यह जो तकनीक है इसको क्या कहा जाता है? जेरोग्राफी भी कहा जाता है। जेरोग्राफी भी इसको क्या कहा जाता है? जेरोग्राफी भी इस तकनीक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, अल्फा कण। अल्फा कण क्या है? तो अगर अल्फा कण का बात करें
तो जो अल्फा कण है यह द्वि आवेशित हीलियम आयन है। अल्फा कण क्या है? तो अल्फा कण द्वि आवेशित हीलियम आयन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर अगर हम 66 का बात करें कि नाभिक में अधिक बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन होने पर, नाभिक में अधिक बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन होने पर नाभिक पर क्या प्रभाव पड़ता है? नाभिक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा कि यह अस्थाई होता है। क्या होता है? नाभिक में अधिक बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन होने पर नाभिक अस्थाई होता है। नाभिक क्या हो जाता है? अस्थाई हो जाता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 67 का बात करें कि निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है? निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है? तो याद रखिएगा कि यह जो जर्मन सिल्वर है, नाम है सिल्वर, लेकिन इसमें चांदी नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में जिंक, कॉपर और निकेल का मिश्र धातु है। जिंक का, कॉपर का और निकेल का मिश्र धातु होता है जर्मन सिल्वर। इसमें सिल्वर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ नाम है जर्मन सिल्वर। वहीं क्वेश्चन नंबर 68 का बात करें, जो सफ़ेद फास्फोरस है, सफ़ेद फास्फोरस का आकार कैसा होता है? तो यह सफ़ेद फास्फोरस का जो आकार होता है वह होता है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय होता है। ध्यान रखिएगा कि सफ़ेद फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस का आकार कैसा होता है? तो चतुष्फलकीय होता है, इस बात को ध्यान रखिए। वहीं क्वेश्चन नंबर 69 का बात करें, C3H8 किस समजातीय श्रृंखला से संबंधित है? किस समजातीय श्रृंखला से संबंधित है? तो याद रखिएगा इसका एल्केन्स। क्या? एल्केन्स। क्या? एल्केन्स। तो C3H8 किस समजातीय श्रृंखला संबंधित है? तो एल्केन्स से संबंधित है, एल्केन्स से। वहीं क्वेश्चन नंबर अगर 70 का बात करें कि 70 बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए, बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए किसका उपयोग, बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला पॉलीमर कौन सा है? तो याद रखिएगा कि यह जो टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन बहुत बार एग्जाम में पूछा है, जो टेफ्लॉन है यह नॉन स्टिक सतह में कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, टेफ्लॉन का। वहीं क्वेश्चन नंबर 71 का बात करें कि निम्न में से कौन सा जीव परजीवी पोषण युक्ति को दर्शाता है? निम्न में से जो कौन सा जीव है परजीवी पोषण युक्ति को दर्शाता है? परजीवी पोषण युक्ति को दर्शाता है। तो याद रखिएगा यह जो अमरबेल है, क्या है? अमरबेल है, जिसको कसकुट्टा भी बोलते हैं। तो यही जो है अमरबेल जीव परजीवी पोषण युक्ति को दर्शाता है। वहीं अगर क्वेश्चन नंबर 72 का बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 72 का बात किया जाए कि जल के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यह जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कौन सा गति, तो जल के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा यह कहलाती है प्रासरण। क्या कहलाती है? प्रासरण कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रासरण कहलाती है, ध्यान रखिएगा, यानी ऑस्मोसिस। 73 नंबर का अगर बात करें, 73 नंबर का बात अगर करें कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो शुरू होता है वह अमाशय यानी प से प्रोटीन और प से पेट, यानी अमाशय से शुरू होता है। क्या? प्रोटीन का पाचन, ध्यान रखिएगा, प से प्रोटीन, प से पेट, पेट स्टोमिक, अमाशय स्टोमिक, याद रखिएगा अमाशय। 74 का निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? प्रोटोजोआ जनित रोग कौन है? तो ध्यान रखिएगा कि यह जो प्रोटोजोआ जनित इसमें रोग है, ये जो काला जार है ना, काला जार, यह काला जार प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। यह जो काला जार है यह प्रोटोजोआ जनित रोग होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
वहीं अगर क्वेश्चन नंबर 75 का बात करें, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरानी प्रजाति से नई प्रजाति विकसित होती है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जिसके द्वारा पुरानी प्रजाति से नई प्रजाति विकसित होती है, वह कहलाती है क्या? तो प्रजाति उद्भव। क्या कहलाती है? प्रजाति उद्भव कहलाती है, ध्यान रखिएगा। तो अगर कोई पुरानी प्रजाति से नई प्रजाति विकसित होती है तो यह प्रजाति उद्भव कहलाता है। वहीं अगर 76 का बात करें कि साइनोबैक्टीरिया, यह जो साइनोबैक्टीरिया है एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो बताइए कि जो साइनोबैक्टीरिया परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं साइनोबैक्टीरिया। वहीं अगर हम लोग बात करें एक दलहनी पौधा के जो लेगामिनस, जो दलहनी पौधे के जो रूट होते हैं, जड़ होते हैं, उनके जड़ों में एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। राइजोबियम भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, याद रखिएगा। राइजोबियम का भी नाम याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो जो थायराइड ग्लैंड है वह कहाँ स्थित होगा? तो याद रखिएगा गला या गर्दन। थायराइड ग्रंथि कहाँ रहेगा? तो गला में या गर्दन में, ध्यान रखिएगा। वहीं निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकी का इकाई है? तो आनुवांशिकी का इकाई कौन हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा कि आनुवांशिकी का इकाई क्या हो जाएगा? जीन का नाम याद रखिएगा। आनुवांशिकी का इकाई कौन है? तो जीन आनुवांशिकी का इकाई है, जीन आनुवांशिकी का इकाई है। वहीं अगर बात करें कि निम्नलिखित में से कौन WBC में सबसे प्रचुर मात्रा में होती है? तो निम्नलिखित में से कौन WBC में सबसे प्रचुर मात्रा में होती है? तो यह सब WBC का टाइप है और सबसे ज़्यादा इनमें भी WBC में किसमें होता है? तो आप ध्यान रखेंगे कि यह जो न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल सबसे प्रचुर मात्रा में इसमें WBC होता है, किसमें? न्यूट्रोफिल्स में। वहीं अगर बात करें ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। तो जो ब्रायोफाइटा है, यह जो ब्रायोफाइटा है सामान्यतः नम व छायादार आवासों में, ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः नम व छायादार आवासों में पाए जाते हैं, नम व छायादार आवासों में पाए जाते हैं। कौन? ब्रायोफाइटा। वहीं अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 81 का, हाल ही में स्वावलंबिनी योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो अगर स्वावलंबिनी योजना का बात करें तो यह मंत्रालय कौन है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 82 का कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025, जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा कि वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि, वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि, वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का यह क्या है? थीम है, वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि, याद रखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलें कि एम्स दिल्ली की जो एम्स दिल्ली है, एम्स दिल्ली में हाल ही में शुरू किया गया सृजनम निम्न में से किससे संबंधित है? तो एम्स दिल्ली में हाल ही में शुरू किया गया सृजनम किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा कि यह जो संबंधित है स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार यंत्र, स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार यंत्र से संबंधित है सृजनम, यह एम्स दिल्ली में शुरू किया गया है। वहीं अगर 84 का बात करें तो यह जो 84 क्वेश्चन है 84 नंबर में कि हाल ही में
ऑस्ट्रेलियन ओपन, हम जानते हैं कि 4 ग्रैंड जो स्लैम होता है वो टेनिस में, तो देखिए जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मैडिसन कीज ने। कौन जीता है? मैडिसन कीज, जो कहाँ की है? तो यह यूएसए की है। कहाँ की है? यूएसए की है मैडिसन कीज, जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 जीती है। तो 4 ग्रैंड स्लैम, साल में कितने? 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। और इस तरीका से आप ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब मैडिसन कीज जो कि कहाँ की हैं? यूएसए के हैं। और आरियाना सबलंका उपविजेता थी, आरियाना सबलंका उपविजेता थी, इस बात को ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। 85, बिहार में चर्चित पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया, निम्न में से किस नाम से किया है? तो याद रखिएगा कि यह जो शिवदीप लांडे हैं, यह आईपीएस अधिकारी थे शिवदीप लांडे, और इन्होंने अपना एक राजनीतिक पार्टी शुरू किया है, और उस राजनीतिक पार्टी का नाम है हिंद सेना। क्या नाम है? हिंद सेना। इसका बात ध्यान रखिएगा, हिंद सेना। तो शिवदीप लांडे का पार्टी का नाम क्या है? हिंद सेना है। वहीं क्वेश्चन नंबर 86 का बात करें कि बिहार में नई घोषणा के तहत मध्याह्न भोजन में कार्यरत रसोइयों के मानदेय राशि 1650 रुपये प्रति माह को बढ़ाकर कितनी की गई है? तो पहले 1650 रुपया था, अब जो इन लोगों का हो गया है 3300 रुपया हो गया है। कितना हो गया है? 3300 रुपया हो गया है। इस बात को ध्यान रखें, 3300। तो 1650 से बढ़कर के कितना हो गया है? 1650 से बढ़ के 3300 रुपया हो गया है। इस तरीका से अगर क्वेश्चन नंबर 87 का बात किया जाए कि हाल ही में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा यह भारत ने जीता है। और भारत ने किसको हराया था? न्यूजीलैंड को हराया था। वहीं क्वेश्चन नंबर अगर 88 का बात करें कि 18 फरवरी 2024 को निम्नलिखित में से किस विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा को अपनाया है? तो याद रखिएगा जो उत्तराखंड विधानसभा ने नेवा को अपनाया है, यानी ई विधान एप्लीकेशन को, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को इसने अपनाया है। वहीं क्वेश्चन नंबर 89 का बात करें कि हाल ही में भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो ध्यान रखिएगा कि इसका नया नाम विजय दुर्ग रखा गया है। क्या रखा गया है? विजय दुर्ग रखा गया है। वहीं अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 90 का तो देखिए हाल ही में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? तो 17वां, पहले तो यही याद रखिएगा कि यह जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ कितने नंबर का है? 17वें नंबर का है। तो 17वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो याद रखिएगा रियो डी जेनेरियो में। और रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ब्राजील में है, याद रखिएगा। वहीं अगर क्वेश्चन नंबर 91 का बात करें कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन हैं? तो याद रखिएगा अरुण शौरी का नाम। किसका? अरुण शौरी का नाम। वहीं अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 92, हाल ही में प्रस्तुत किया गया भारत सरकार का नया आय कर विधेयक 2025 किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा? तो किस अधिनियम को यह प्रतिस्थापित करेगा? तो याद रखिएगा कि यह प्रतिस्थापित करेगा आयकर अधिनियम 1961 को। आयकर अधिनियम 1961 को
प्रतिस्थापित करेगा। तो भारत सरकार का नया आयकर अधिनियम 2025, नया आयकर अधिनियम 2025 आयकर अधिनियम 1961 को क्या करेगा? प्रतिस्थापित करेगा। वहीं अगर क्वेश्चन नंबर 93 का बात करें, क्वेश्चन नंबर 93 का बात करें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को भारतीय वाद्ययंत्र बजाते संगीतकारों की पारंपरिक डोकरा कलाकृति भेंट की है। यह कलाकृति किस राज्य से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा कि यह संबंधित है डोकरा किससे? तो छत्तीसगढ़ से। किससे? छत्तीसगढ़ से। तो प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को डोकरा कलाकृति भेंट की जो छत्तीस राज्य से संबंधित है। वहीं अगर बात करें हाल ही में आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का 9वां सदस्य देश कौन बना है? तो 9वां सदस्य देश कौन बना है? तो याद रखिएगा अल्जीरिया। कौन बना है? तो अल्जीरिया का नाम याद रखिएगा। यह न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य देश बना है। कौन? अल्जीरिया। वहीं क्वेश्चन नंबर 95 का बात करें, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है? तो याद रखिएगा मॉरिशस में। कहाँ किया है? मॉरिशस में। तो पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहाँ किए हैं? मॉरिशस में किए हैं। कहाँ किए हैं? मॉरिशस में किए हैं, ध्यान रखिएगा। वहीं 96 का बात करें, हाल ही में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो याद रखिएगा वह राज्य बना है असम। कौन बना है? असम। असम ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने का घोषणा किया है। असम ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने का घोषणा किया है और ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य है। कौन? असम है, याद रखिएगा। वहीं 97 का बात करें, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में ओवरऑल जो चैंपियन बना है वह भारतीय सेना बना है। कौन बना है? भारतीय सेना बना है, यानी इंडियन आर्मी बनी है, याद रखिएगा इंडियन आर्मी बनी है, ध्यान रखिएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 98 का बात करें कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में क्या हुआ है कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा निम्न में से कौन सी है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा जो आंध्र प्रदेश में के विजयवाड़ा में स्थित है उसका नाम क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा कि उसका नाम है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। वहीं 99 का बात करें कि 99 का कि निम्नलिखित में से कौन भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार हैं? तो भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं? बिमल पटेल। तो नया जो संसद भवन बना है उसके वास्तुकार आर्किटेक्ट कौन है? तो याद रखिएगा बिमल पटेल हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर 100 का बात करें कि हाल ही में निम्न में से किस संस्था द्वारा अफेंटासिया पर शोध किया गया है? तो एफेंटासिया क्या है? तो अफेंटासिया का अगर बात करें तो यह है ग्लासगो विश्वविद्यालय। तो हाल ही में निम्न में से किस संस्था द्वारा? तो ग्लासगो विश्वविद्यालय के द्वारा अफेंटासिया पर शोध किया गया।